बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना साजिद यज़दानी फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान फिल्मी सनत के एक ऐसे फनकार से करवाते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी मेहनत से अबारत है। उन्होंने उर्दू फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिर पंजाबी फिल्मों में छा गए और आज फिल्मी सनत की ज़रूरत बनकर रह गए हैं। आज हर दूसरी फिल्म में आपको अच्छी खान ही नजर आएंगे, वो उर्दू हो, पंजाबी हो या पश्तो फिल्म। तो आज हमारे साथ हैं मुल्क के नामवर विलन, बेहतरीन अदाकार अच्छी खान। शुक्रिया अच्छी खान साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया। मैं जंजीर वालों का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस चैनल ने मुझे याद किया और मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए और मैं हाजिर हूँ। हम वही रवायती सा पहला सवाल होता है कि आप किस तरह आए, किससे मुतासर होकर आए और क्या गुजरी आप पर, वो जरा अपने हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। बस मुतासर तो जब मैं पढ़ रहा था, मैट्रिक में था, तो मैट्रिक करने के बाद मैंने फिल्में देखनी शुरू की। तो शौक़ हुआ कि भाई मैंने देखा वो मदर शाह साहब का ज़माना था, सुल्तान राय साहब बड़े हिट हो चुके हुए थे उस वक्त, तो वो फिल्में देख रहे थे। और मैं फिर कॉलेज में चला गया, एफसी कॉलेज में मैं एफएससी कर रहा था और उसके बाद मैं फिर आर्मी में गया। तो वहाँ जब मैं सीएमएच तक गया, इंटरव्यू मैंने क्लियर किया, फिर रिटन टेस्ट क्लियर किया फोर्ट स्टेडियम से। फिर सीएमएच में जब मैं गया हूँ मेडिकल के लिए, तो मुझे उन्होंने अनफिट करार दिया कि वो मेरे पैरों में के दरमियान में जो गैप होता है वो नहीं था। तो उन्होंने कहा आप आफ्टर 3 मंथ फिर ट्राई करें। तो बस फिर मैंने नहीं किया। मैंने स्टूडियो के चक्कर वक्कर, जब मैं मैट्रिक में भी था तो मैं इधर उधर से निकल के आ जाता था, चक्कर लगाता था स्टूडियो के। तो मुझे शौक़ था, तो स्टूडियो के अंदर नहीं कोई जाने देता था। तो फिर वो आता जाते रहे, कोई ना कोई किसी तरीके से मैं अंदर चला गया। तो वहाँ कोई जो फिल्म बन रही थी उन्होंने कहा जी आपने काम करना है। मैंने कहा हाँ, ये थे खलो जाओ। तो मैं इस तरह 1-2-4 फिल्मों में खड़ा हो गया। तो वहाँ फिर मुझे एक प्रोडक्शन वाला था इकबाल, उसने देखा तो उसने मुझे डाहा प्रोडक्शन से मुतारिफ़ कराया। तो उन दिनों में वो न्यू टैलेंट्स की तलाश में थे। तो एक उन्होंने मुझे लिया और एक लड़की थी सोनिया, उसका इंतखाब हुआ और एक लड़का था विक्की। तो वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। उसको मुन्नू भाई जो उसके राइटर थे, मुल्क के नामवर अदीब, कालम नगार, और रॉबिन घोष साहब उस वक्त के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, शबनम भाभी के हस्बैंड, वो थे म्यूज़िक डायरेक्टर उसके। और उसके डायरेक्टर थे राय फारूक साहब। तो राय फारूक साहब ने मेरी सिलेक्शन की, हम तीनों सेलेक्ट हो गए और उसके बाद वो फिल्म बनी। और वो फिल्म कोई 1.5 साल जो है ना वो बैन रही। उस पर पप्पी लव का जो है ना जो ऑब्जेक्शन लग गया था। और फिर वो जब सेंसर हुई तो वो भीगे बदन से 2 भीगे बदन हो गई। तो फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन वो पंजाबी फिल्में उस वक्त अपने अरूज पे थी। ख़ुसूसन 3 फिल्में, शेर खान, साला साहब और चंद वरेआम, 2-2 साल चल चुकी हुई थी। तो दुनिया उसी को देख रही थी। तो हमारी फिल्म को जो पजीराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन मुझे ये है कि पंजाबी जब मेरी फिल्म लग गई ऐसे, मैं क्योंकि साइड हीरो था, तो मेरी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो पंजाबी फिल्म वालों को सूट करती थी। तो मुझे पंजाबी फिल्म में विलन के लिए लिया गया। उस फिल्म का नाम था ज़िद्दी वीर और उसके डायरेक्टर थे ज़हूर हुसैन साहब। तो जब गिलानी साहब ने मुझे ले लिया तो बस फिर उसके बाद सबने पंजाबी फिल्मों में लेना शुरू किया। मुझे इलियास कश्मीरी साहब का बेटा बनाया गया, मुझे सावन साहब का बेटा बनाया गया। उस वक्त के ये सारे सुपरस्टार विलन थे। मुझे अदीब साहब का बेटा बनाया, कहीं मुझे उनका भाई बनाया। तो इस तरह सिलसिला जो है वो चल पड़ा। तो जब वो चल पड़ा तो फिर वो चलते चलते आया। फिर राय साहब आयात थे, तो मैं उनके सामने विलन बन के आ गया। बेटे की शक्ल में जो भी विलन होता था उसका मुझे भाई या बेटा बनाया जाता था। तो मैंने फिर बहुत सारी फिल्मों में काम किया। फिर 96 में राय साहब की डेथ हो गई। तो वो लास्ट फिल्म थी हमारी गालबन सखी बादशाह जो लगी, वो भी सुपर हिट हो गई। वो हमारे डायरेक्टर थे मसूद भट्ट साहब, उनकी फिल्म थी और नासिर अदीब साहब की उसके राइटर थे। लेकिन 90s में जब शान साहब तशरीफ़ लाए, शान, मदिया शाह और साइमा और रीमा, जब ये सारे 90s में आए हैं तो फिर मुझे शान साहब के सामने भी विलन प्ले मिला। पहली फिल्म मैंने की, हसनैन साहब डायरेक्टर थे उसके, तो मैंने की निगाहें। वो ऐसी सुपर हिट हुई कि 2.5-3 साल फिर शान साहब फन की बुलंदियों पे रहे, फिल्में बनती रहीं। और उसके बाद फिर वो 3 साल बाद जाके वो फिल्में फिर नहीं चली, फ्लॉप हुई। वो शान साहब इंडस्ट्री को खैर बात कह के अमेरिका चले गए। उनका फिर कम बैक जो है वो 96 में हुआ।
تو پھر شان صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے جب تک انہوں نے کیا، اور آج الحمدللہ جتنی بھی فلمیں بن رہی ہیں میں اس کا حصہ ہوں۔ اچھا، تو کیسا محسوس کرتے ہیں اس دوران آپ نے اپنا 2 جنریشنوں کے ساتھ کام کر لیا، رائی صاحب کے ساتھ کام کیا، آج کل آپ ان کے صاحبزادے حیدر سلطان کے ساتھ جی کام کر رہے ہیں، دوسری نسل میں آپ آ گئے جی ہیں ان کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سر بس بات یہ ہے کہ مجھے کیونکہ بہت شوق ہے، پھر میں نے اپنی ساری توجہ اس کو دے دی، مجھے اپنا گھر بار بھی بھول گیا، سمجھ لیں مجھے اپنے کام سے عشق ہے۔ سب سے بڑی بات ہے جو میں نے رائی صاحب سے سیکھی تھی وہ ہے پنکچویلٹی، اپنا ٹائم۔ رائی صاحب نے اگر صبح 6 بجے کا ٹائم دیا ہوتا تھا تو وہ صبح 6 بجے سیٹ پہ آ جاتے تھے۔ اسی طرح میں جس کو جو ٹائم دیتا ہوں الحمدللہ میں نے ہمیشہ اس کی پاسداری کی ہے اور ہمیشہ اس کا پیرا دیا ہے۔ میرے سے پاکستان فلم انڈسٹری کو کوئی شکایت نہیں ہے، اور اس کی جو ہے اس کی کہہ لیں جو میں نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں، ابو 40 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے۔ پاکستان میں جو بھی فلم بنتی ہے خاص کر لاہور میں لالی ووڈ میں الحمدللہ میں تقریباً 90% ان فلموں کا حصہ ہوتا ہوں۔ لیکن یہ کام جو ہے بڑا محنت طلب ہے، یہ کام بہت محنت مانگتا ہے، بہت ساری قربانیاں مانگتا ہے۔ ہمارے برادری میں کتنی اموات ہو جاتی ہے، بڑے بڑے قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، لیکن میری وائف جاتی ہیں، میں نہیں جا پاتا۔ بہت کام ہوتا ہے کہ میں جا پاؤں، یا شہر سے باہر جانا ہو، اسلام آباد میں کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، ایبٹ آباد میں فوت ہو گیا ہے، کراچی فوت ہو گیا ہے، باولپور فوت ہو گیا ہے، تو یہ آپ کی بھابھی جاتی ہیں، میں نہیں جا پاتا، میں فون پہ بات کر لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ کام جو ان سے ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں اس کلاس کا آرٹسٹ نہیں ہوں کہ میں کہہ دوں کہ جی شوٹنگ کینسل کرا دیو کہ میری پھوپھی فوت ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری قربانیاں مانگتی ہیں اور محنت بڑی ہے۔ گھر سے میں آج تک گھر سے ہوم ورک کر کے آتا ہوں، اور میں آج تک سیکھ رہا ہوں۔ میں حیدر سلطان سے بھی سیکھ رہا ہوں، میں نے شان صاحب سے بھی بہت سیکھا، پھر میں نے خصوصاً یوسف خان صاحب کی صحبت میں رہا 22 سال میرا، اور ان کا یارانہ کہہ لیں یارانہ رہا۔ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح ڈیل کیا، انہوں نے مجھے بہت ساری شفقت دی، بہت ساری جو ہیں کام کے متعلق بتایا، اور میں نے مرتے دم تک ان کا اپنے باپ کی طرح ان کی عزت کی، ان کی رسپیکٹ کی۔ وہ بڑے ہمارے محترم آرٹسٹ تھے، اور ہماری ایک سیاسی تنظیم ہے موب مووی آرٹسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان، وہ اس کے چیئرمین بھی تھے، وہ تامرگ اس کے چیئرمین رہے ہیں۔ تو اس طرح سلسلہ رہا ہے۔ یہ کام بہت محنت طلب ہے، شوق سب کو ہوتا ہے، یہ شوق سے نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ قربانیاں مانگتا ہے، صبح اٹھنا پڑتا ہے، اور یہ خلاف نیچر کام ہے۔ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اس وقت سو جائیں تو آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تھا کہ رائی صاحب کے زمانے میں ہمیں سونے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ ہم صبح 7 کا نوٹس ہوتا تھا اور 8 کا سٹارٹ، اور 3 گھنٹے ہم نے ایک پارٹی کا کام کرنا ہوتا تھا 8 سے 11 بجے تک۔ اس کے بعد ہمیں سیکنڈ پارٹی کو ٹائم دیا ہوتا تھا، پھر ہم 11 سے 2 بجے تک کام کرتے تھے۔ پھر ہم نے تھرڈ پارٹی 11 سے 2 والے کے بعد پھر ہم نے 2 سے 5، پھر 5 سے 8، اور 8 سے 11، اور 11 سے 2، اور کسی وقت یہ ہوتا تھا رات 2 بجے کے بعد بھی صبح 5 بجے تک ہم کام کر کے، تو ہم جب صبح گھر جاتے تھے تو وائف کو یہ کہنا کہ اپنا بیگم صاحبہ بچوں نے کتنے بجے اٹھنا ہے اسکول جانا، انہوں نے کہا جی 6:30 بجے اٹھاؤں گا میں، کہ مجھے 7 بجے اٹھا دیں، تو 1 گھنٹہ سونا اور پھر واپس ہمیں سیٹ پہ آنا ہوتا تھا۔ تو ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہے، لیکن یہ انتہائی محنت طلب کام ہے، ہارڈ ورکنگ اس میں جو لوگ جیسے سلطان رائی صاحب بڑے ہارڈ ورکر تھے، اور اس وقت کے جتنے بھی آرٹسٹ تھے وہ بڑے پنچول تھے اور بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ تھے، ان کی بڑی قربانیاں تھیں، انہوں نے اس وقت کو اور اس انڈسٹری کو اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے اس کو بنایا، اور اس سے پہلے جتنے ڈائریکٹرز تھے، جتنے آرٹسٹ تھے، ان کی محنت تھی کہ ہمیں پھر پاکستان فلم انڈسٹری میں اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا جب ہم نے آ کے یہاں کام کیا، اور الحمدللہ ہم آج تک کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ آپ ویلن کا رول کر رہے ہیں زیادہ فلموں میں، جی اور ہمارے ہاں منفی جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، فنکار کی زندگی پر بھی لوگ تمسکر اڑاتے ہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں برا آدمی ہے، کیونکہ ایک لیبل لگ جاتا ہے۔ جی اور آپ ماشاءاللہ جب آئے بڑے خوبصورت نوجوان تھے، آج بھی ماشاءاللہ بڑے متحرک اور نوجوان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جب آپ نے یہ انتخاب کر لیا تو پھر آپ کے ذہن میں نہیں آیا کبھی ہیرو آنے کا خیال کہ اس طرح میں آؤں، کیونکہ اس وقت بھی آپ کر سکتے تھے، اب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب دیکھیں یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہٹ ہو کے ہیرو آئیں تو پھر آپ فار ایور بن جاتے ہیں، جس طرح جسٹ لائک سلطان رائی، وہ پھر ٹل ڈیتھ رہا۔ آپ منوا کے آئیں تو اس کی اور شان ہے، اور آپ ویسے ہیرو آئیں۔ میرے کیریئر کے دوران میں بہت سارے ہیرو آئے ہیں، لیکن کوئی نہیں، ہیرو مرتے دم تک سلطان رائی رہا، یوسف خان رہا،
लाला सुधीर रहा और इकबाल हसन रहा, तो वही लोग रहे जो हमने देखे हैं, वो पीछे 40-40 50-50 साल से काम कर रहे थे, वही रहे। बाकी कोई टिकने वाला हीरो नहीं आया, बड़ा शॉर्ट आया है। अभी जिस तरह फिर शान साहब आए, पहले 2.5-3 साल काम किया, उसके बाद वो फ्लॉप हो गए। फिर दूसरे इसी तरह उनके साथ जितने लोग आए थोड़ा थोड़ा काम किया, फिर वो फ्लॉप हो गए। तो वो बात नहीं बनी। सिर्फ एक सुल्तान राई ऐसा आर्टिस्ट था कि कंसेक्यूटिव 26 साल वो फन की बुलंदियों पे रहा, हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये मीडिया ने उनके लिए लिखा। तो ऐसा बात था, मैं भी चाहता था। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं मनवा के आऊँ। अब मैंने ऐसे ऐसे रोल कर दिए हैं, क्योंकि मैंने हर तरह का रोल कर दिया। मैंने ओल्ड रोल भी किए हैं, यंग रोल भी किए हैं, वर्दी वाले रोल भी किए हैं। मुझे लोग वर्दी में देख के बहुत खुश होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल ही वर्दी वाला ही आदमी है। और ख़ुसूसन मैंने ये मजाजन में रोल किया था, नूर साहब ने मुझसे करवाया था। और आज तक भी मुझे पश्तो वाले भी कह रहे हैं, खान साहब ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है कर दो, तो मैं वो रोल भी कर देता हूँ। अब मेरी तेरे बाजरे दी राखी आ रही है, इसमें बड़ा डिफरेंट रोल है। फिर मैंने अभी एक रोल 50 साल पहले अजमल खान साहब ने किया था हीर रांझा में, तो वो मैंने परवेज़ कलीम साहब हमारे बड़े बड़े मोहतरम डायरेक्टर हैं, सीनियर तरीन डायरेक्टर हैं, उनकी फ़िल्म में रंग रंग इश्के दा, तो उसमें मैंने वो कैदों का रोल किया। जो आजकल मोहब्बत दो प्यार करने वालों के दरमियान में जो एक होता है बंदा, वो भी मैं लंगड़ा हूँ और बैसाखी के साथ चलता हूँ, तो मैंने उसमें अजमल खान साहब ने चाचे का रोल किया था, मैंने हीरवन के मामी का रोल किया। तो वो कैदों का रोल है जो मैंने किया है। तो अल्लाह करे कि वो फ़िल्म पसंद की जाए, और वो रोल उम्मीद है कि वो पसंद किया जाएगा। तो इस तरह मैं डिफरेंट रोल हर फिल्म में, मेरा एक फ़िल्म है, हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं अज़मत नवाज़ साहब, उनकी मैंने फ़िल्म की है मेरा दिल चन्ना, तो उसमें मैंने एक सूदी पठान का रोल किया है जो किस्तों पे सामान देता है, और वो फिर किस तरह अपनी किस्त वसूल करता है, और वहाँ जिनको सामान देता है वहाँ एक लड़की होती है, वो उसका आशिक हो जाता है। और फिर उस पर क्या मज़ा है कि वो प्रोड्यूसर भी इतना खुश हुआ, और वो वाजिद ज़ुबैरी साहब राइटर हैं, उन्होंने उस रोल के लिए मुझे रिकमेंड किया था, और फिर उन्होंने मुझे बड़ी शाबाश दी कि वाह खान साहब, असी उम्मीद नहीं करते जिहड़ा काम तुसी करके दिखा देंदे हो। तो फिर ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई रोल दे दें, मुझे फिर मेरी उस्तानी है जिनके मुझ पे बड़े एहसान हैं, और उन्होंने मेरे शौक़ को उन्होंने सही मायनों में समझा, और उन्होंने मुझ पे डिपेंड किया। वो हैं संगीता बेगम मैडम ने मुझे बड़े बड़े रोल दिए। उन्होंने मुझे गूंगे का रोल दिया, दादा बदमाश, और वो मैंने किया, फुल लेंथ रोल था, फिल्म सुपर हिट। फिर उन्होंने मुझे अराएंगे खड़ाक में एक भोले साईं का रोल दिया, मैंने वो भोले साईं का रोल किया, वो भी सुपर डुपर हिट फिल्म। तो इस तरह मैडम ने मुझे एक पठान का रोल दिया, वो भी सुपर हिट। इस तरह जितने भी रोल हैं मैडम ये कर देती हैं, जब ये ऐसा करैक्टर आता है तो वो ना एक निशान दायरा लगा देती हैं, तो एक मुश्किल रोल है, कहती है मैं सेलेक्ट वही करता हूँ जिस पे मेहनत करनी हो, तुझे शौक है, ना तेरी रोटी पे लड़ाई है, ना तेरी पैसों पे लड़ाई है, बस हमने जो लिख देना है कि ये पैसे इसको देने हैं, तूने कभी हमारे आगे नहीं कहा कि जी मेरे पैसे बढ़ा दो, कम कर दो। ये तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तो तब जाके कोई राइटर आप पे डिपेंड करे। और मैं वो आर्टिस्ट हूँ सपोर्टिंग का जिसने एक एक डायरेक्टर के साथ 50-50 फिल्मों में काम किया है, जिसमें सर फहरिस्त सूदी भट्ट साहब हैं, जो हमारे मसूद भट्ट साहब हैं, मैंने उनकी 50 फिल्में कर ली हैं। और अब जो मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ, गोगा लाहौरिया और बशीरा गुज्जर, तो ये मेरी 52 फिल्म होंगी उनके साथ। अच्छा, तो देखिए आप एक 40 बरस से इस सनत से मुंसलिक हैं और बहुत सा काम किया। इस वक्त जो इंडस्ट्री है बहरान का शिकार नजर आती है, खुसूसन लाहौर की लॉलीवुड जिसे आप कह रहे हैं। वो एक ज़माना था कि यहाँ तो तूती बोलता था, निगार खानों में घुसने के लिए एक बड़ा मसला पैदा हो जाता था कि अंदर दाखिल कैसे हों, क्योंकि फ़नकारों की बहुतात थी और काम इतना ज़्यादा था कि लोग उससे बेहद मुतासर होकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आते थे। आज बहरान का आलम है, तो इस बारे में बताएं कि ये किस तरह पैदा हुआ और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। देखें जी, जब मैं इंडस्ट्री में आया तो वो इंडस्ट्री का पीक टाइम था जी। और कम से कम एटलीस्ट अब 100 फिल्म जो हैं वो एक साल में बन रही थी, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्यों जवाल शुरू होने लगा, इसलिए कि जब मौला जट हिट हो गई तो उसके बाद मौला जट इन लंदन शुरू हो गई, फिर मौलेदा खड़ाक शुरू हो गई, फिर वो समझें जट्स पे फिल्में बननी ज़्यादा शुरू होगी। हमारी इंडस्ट्री में जब कि कोई एक फिल्म हिट हो जाती है तो फिर सारे लोग उसी राइटर के पीछे,
उसी डायरेक्टर के पीछे, उसी म्यूजिक डायरेक्टर के पीछे, वो समझे सारी टीम हिट हो जाती है। इवन के सुल्तान राय का घोड़ा भी हिट हो गया, ओदा मंजा भी हिट हो गया। तो फिर इस तरह का काम शुरू होता है। और उसमें जो विलन्स होते हैं, अगर मैं उसके विलन हूँ वहाँ इलियास कश्मीरी का बेटा, तो फिर मैं 100 फिल्मों में इलियास कश्मीरी का बेटा बन गया। तो हमारे यहाँ ये चीज़ है, हमारे यहाँ इसलिए कि जो पहले डायरेक्टर्स थे वो ज़रा ज़्यादा तालीम याफ्ता था, उनका तरीक़ाकार कुछ और था, उस वक्त के राइटर्स का तरीक़ाकार कुछ और था, उनकी फिल्म्स जो है वो डिफरेंट स्क्रिप्ट पे बनती थी, वो एक सारी नहीं थी। मैंने एम अकरम साहब की फिल्में देखी तो वो कुछ और बन रही थी, फिर मैंने हैदर चौधरी साहब की फिल्में देखी तो वो कुछ और बनती थी, वही डार साहब की फिल्म देखी, वो ज़्यादा डिपेंड करते थे फिल्म के ड्रामे पे। ऐसे बुखारी साहब की मैंने फिल्में देखी, वो कुछ और फिल्में होती थी। तो इस तरह फिर उस वक्त में उर्दू भी फिल्में बन रही थी, अली साहब की शबाब प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही थी, शाहिद साहब, हसन तारिक साहब के मुस्तकिल आर्टिस्ट थे, उनको बहुत सारा देखा, बाबरा बेगम के साथ, रानी बेगम के साथ। तो ये सारी डिफरेंट जो काम हो रहा था। लेकिन जब ये हमारा शुरू हुआ 90s साथ, और उससे पहले जब ये चन बरियाम, शेर खान साला साहब हिट हो गई, तो फिर एक कॉमेडी दौर शुरू हो गया। जब वो कॉमेडी दौर शुरू हो गया, अपना इल्ताफ साहब की फिल्म जब हिट हुई तो उस साला साहब, तो उसके बाद नन्ना अली जाज का भी अरूज शुरू हो गया। तो वो सुल्तान राय साहब को फिर वो कहते थे कि वो ये कहना शुरू हो जाते थे कि जी नलका आया तो नलका गया, नन्ना साहब ये कहते थे। तो फिर आप समझ लें, जब वो साला साहब 81 में लगी है, 81 से लेके 84 तक वो 4 साल नन्ना साहब ने भी मज़ा लिया इंडस्ट्री का, उन्होंने भी राज किया। उनके साथ अली इजाज साहब हिट हो गए थे दुबई चलो में, तो वो जोड़ी चली, फिर वो हीरो आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली फिल्म उनके सामने पसूड़ी बादशाह विलन की थी, मुझे याद है। फिर मैंने उनके सामने नसीम अदर शाह की फिल्म थी ठग्गां दे ठग, इस तरह बेशुमार ऐसी फिल्में फिर बनी हैं उस दौर में। नूरी नात ते मौला जट, जितनी भी कॉमेडी फिल्में बनती थी फिर हमने उसमें भी विलन किया है। अल्ताफ साहब की तो इतनी फिल्में बनी हैं कि मैं समझता हूँ लोग कहते होते थे कि गोश्त की छुट्टी होती है, नागा होता है मंगल बुध, लेकिन अल्ताफ साहब की शूटिंग्स का नागा नहीं होता था। सबसे ज़्यादा फिल्में नन्ना अली जाज के साथ उन्होंने बनाई, तो हमने वो दौर भी देखा है। वक्त उस वक्त चढ़ाई थी सारी, लेकिन क्या हुआ, यकसानियत है। फिर उनकी भी सारी फिल्में यकसानियत हो गई। वो थे सद्दे वाले आर्टिस्ट, चौधरी जी जान जागे कॉमेडी। जब वो हिट हुए तो उन्होंने वो दूसरे हमारे हमसाया ममालिक की रीस कर ली, वो हीरो बन गए, उन्होंने वो विगें लगा ली, वो गेटअप करके अपने पे गानों पे ज्यादा तवज्जो दी। हीरो वो अपने तौर पे फिर वो हीरो बन गए पूरी तरह। जब वो हीरो बन गए तो वो फिर उससे हट गए, जो लोग उन्हें लाइक कर रहे थे, जिस कैरेक्टर में लोग लाइक कर रहे थे वो उससे हट गए। तो फिर एक टाइम आया, वो भी 4 साल बाद पिट गए, जब वो नन्ना साहब की डेथ हो गई, और फिर साथ ही अली जाज भी फारिग हो गए, ख़त्म हो गए, उनकी भी सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो इस तरह इंडस्ट्री ज़वाल पजीर होनी शुरू हुई, उनके साथ आया। फिर जब यकसानियत जब आई, असल में यकसानियत आई, और फिर हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो गवर्नमेंट चेंज हुई, कुछ और आ गई, कुछ कभी सेंसर बोर्ड पे सख्तियाँ आ गई, उसकी वजह से फिर लोड शेडिंग ने एक ले लिया, टाइम आ गया, लोड शेडिंग आ गई। फिर लोड शेडिंग के बाद जो है हमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो दहशत गर्दी ने पहुंचाया। वो गली मोहल्ले में बम ब्लास्टिंग, मार्केटिंग्स में बम ब्लास्टिंग, और उसके साथ साथ ये हुआ है कि सिनेमा हॉल में बम ब्लास्टिंग, हमारे बेशुमार एबट रोड की जो सिनेमा बम ब्लास्टिंग हुई है, कराची में बम ब्लास्टिंग हुई है। तो फिर इस तरह के जब काम शुरू होने लगे तो लोग, हमारा प्रोड्यूसर जो है उसने राय फरार अख्तियार की, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे। और इसके साथ ही ये हुआ है कि फिर इंडियंस फिल्म जो हमारा हमसाया ममालिक है, उसकी फिल्मों का जब जोर आया तो हमने उनको रास्ता दिया। पहले हमारी एसोसिएशनों ने उनको यस कर दिया, उनको रास्ता दिया, फिर उन पे कहा कि नहीं जी हैसियत है, फिल्म नहीं लगने देंगे। तो ये एक दौर चलता रहा। फिर हम कोर्टों में गए उसके खिलाफ, कभी हमारे हक में फैसला हुआ, कभी उधर हुआ। अब लास्ट 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बैन कर दिया, और इंडियन फिल्म इस वक्त खत्म है। और अब आके हमारी जो इंडस्ट्री में फिल्म का रिवाइवल शुरू हुआ था 2019 से, एकदम नूर साहब ने फिल्म शुरू की तेरे बाजरे दी राखी, और बिलाल निशारी साहब ने शुरू की फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट। तो ये एक ऐसी फिल्में थी जिससे हमें इंडस्ट्री को ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा था कि पंजाबी फिल्म को यहाँ से एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। कराची तो रन कर गया था, कराची की तो चंद एक फिल्में लग गई थी, कराची में काम तेज़ी से ज़्यादा शुरू हो गया था। हमारे भी कुछ लोग यहाँ पंजाब से कराची शिफ्ट हो गए थे, सिंध चले गए थे। लेकिन ये हमें इन
फिल्मों पे बड़ा था कि लेजेंड ऑफ मौला जाट और तेरे बाजरे दी राखी और चंद और इसके साथ जो अच्छी फिल्में बन रही थी कि इन फिल्मों से जो है इंडस्ट्री को जो है एक अच्छा रिवाइवल मिलने के चांसेस हैं। लेकिन क्या हुआ है कि 2020 में कोरोना आ गया। अब 2 साल से जब कोरोना आया तो हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बंद हो गई और हम लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने उन तमाम प्रोड्यूसर्स को सैल्यूट करता हूं जो इस सिनेमा इंडस्ट्री के बंद होने के बावजूद, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उन्होंने फिल्में बनाई। उनमें सफदर मलिक साहब हैं, उनमें ये जो हमारे प्रोड्यूसर थे अली अब्बास साहब जिन्होंने फिल्म बनाई रंग इश्के दा, और जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, मसूद भट्ट साहब के प्रोड्यूसर हैं। तो इस तरह ये है, और इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में जितनी भी बनी, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है इंडस्ट्री में, धुंध ही धुंध है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो है फिल्में बनाई हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री में इस वक्त भी कम से कम 10 से 12 फिल्में जो हैं पंजाबी की वो तैयार हैं। और अब उम्मीद है कि अगर हालात बेहतर रहे, हमारे मुल्क में अमन रहा, तो छोटी इससे ये दोबारा हमारी फिल्में लगेंगी। और इंशाल्लाह लेजेंड ऑफ मौला जाट और ये तेरे बाजरे दी राखी अपना और परवेज कलीम साहब वाली फिल्म रंग इश्के दा, तो ये एक ऐसी फिल्में हैं जिसके मैं समझता हूँ लगने से इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और ये फिल्में लगेंगी। इन पे प्रॉपर करोड़ों रुपया जो है वो खर्च हुआ है, और वो आपको ऐसे नज़र आएंगी कि जैसे ये कोई बॉलीवुड की फ़िल्म है, हॉलीवुड की फ़िल्म है। हमने उस कैलिबर की फिल्म बनाई है, आज का जो जदीद इक्विपमेंट है उस पर फिल्में बनाई हैं, और उसका इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है कि इंडस्ट्री को जो है एक बार फिर रिवाइवल मिलेगा और इंडस्ट्री सरसब्ज़ होगी। अच्छी खान साहब, एक तो आप समाजी शख्सियत भी हैं, समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो भी मौका आए खुशी गमी का, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों के काम आते हैं। इस सिलसिले में आपने एक तंजीम भी बना रखी है, उसका नाम और उसके मकासद भी बताइए, और उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं और वो तंजीम क्या काम कर रही है? देखिए जी, मैं जब मैंने ये एक थी तंजीम जो लाला सुधीर के ज़माने से चली आ रही थी, उसका नाम था FBC फिल्म ब्रदर क्लब। तो मुझे जब वो मैंने देखा कि वो ख़त्म हो गई है, तो मैंने उसको 89 में रीफॉर्म किया था। उसका मैंने सदर इलियास कश्मीरी साहब को बनाया था, सीनियर वाइस चेयरमैन अदीब साहब को, और वाइस चेयरमैन तारिक शाह साहब को, जनरल सेक्रेटरी अनवर खान साहब को, और ख़ुद मैं उसका PRO बना था, क्योंकि मैं अभी नया नया उस सियासत में आया था, मैंने कोई बड़ा ओहदा नहीं लिया था। लेकिन सारी भाग दौड़ काम, जैसे आप कह रहे हैं, मैं हमेशा इंडस्ट्री के जहाँ कहीं भी अमवात होती है, किसी भी मेरे डायरेक्टर की डेथ हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ ज़रूर मौजूद हूँ, क्योंकि हमारी तमाम जो रिश्तेदारी है, हम जो अपनी ज़िंदगी का जो हमने अपना गोल्डन टाइम जो है, अपनी सारी जवानी सब कुछ इनके साथ दे दी, यहाँ वक़्फ़ हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई दुनिया से जाए तो कम से कम हम उसको कुछ नहीं दे सकते, एक कंधा तो देने में। तो ये एक सिलसिला मेरा चला। उस वक्त ये था 10 रुपए चंदा था और हम वो करते थे, और उससे ये होता था अगर किसी आर्टिस्ट के पास काम नहीं है तो वो मुझसे रब्ता करता था, मैं एक लोन की शक्ल में उसको पैसे दे देता था, जब उसको काम मिलता था वो पैसे वापस कर देता था। उसके अलावा हम जितने भी अच्छे काम हो सकते थे वो करते थे अपने वर्कर्स के लिए, तो वो ये काम किया। फिर उससे मैं मुंसलिक हो गया। फिर एक बड़ी तंजीम थी, वो थी मॉब की शक्ल में यूसुफ खान साहब की। फिर खान साहब ने मुझे अपने साथ मिलाया। खान साहब ने जब देखा कि यार ये बड़ा काम का बच्चा है और ये काम करता है, भाग दौड़ है, इसकी कोई बेईमानी, कोई ऐसा काम नहीं है कि ये कोई चक्करबाजी फ्रॉडबाजी करे, तो फिर खान साहब ने मुझे अपने साथ मॉब में रख लिया और उन्होंने कहा कि आप इस तंजीम को हमारे साथ जम कर दें। फिर वो माप बन गई। फिर मैं माप के लिए भी उसी तरह काम करता रहा, खान साहब के साथ सिलसिला रहा। खान साहब चेयरमैन थे। 2009 में खान साहब की डेथ हो गई, तो फिर हमने उस तंजीम को, मैंने सोचा अब किसको बनाऊं, फिर मैंने चेयरपर्सन बनाया मैडम संगीता को। तो जब वो माप को, जब खान साहब चेयरमैन थे, तो मैंने कहा अब मैं इसका नाम माप नहीं रखूंगा, मैं इसका नाम बदलूंगा। तो जब मैंने चेयरमैन फिर मैडम संगीता को चेयरमैन बनाया कि आपा आप चेयरमैन बनो, मैं सारे लोगों को इकट्ठा करता हूँ ये, तो हमने उस तंजीम का नाम रखा फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर मैं आपा 2007 से लेके तो समझें ये 2019 तक उसकी चेयरपर्सन आपा रही, और 2020 में मैं चेयरमैन बना।
फिर मैंने आपा से कहा, आपा से इजाज़त ली, मैंने कहा आपा अब मैं चेयरमैन बनूँगा, मैंने किसी को चेयरमैन नहीं बनाना। इसलिए कि भई कोई बंदा भी सारे ये नीचे लोगों का है, प्रॉब्लम तो है, शान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ममराना को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो चक्रम को है, हैरत अंगेज़ को है, ये जितने हमारे छोटे चबीला है, कबीला है, इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो प्रॉब्लम लेके आते हैं कि उनकी 5,000 की उसमें से भी कोई बंदा उनके 3,000 रख लें और 2,000 उन्हें दे दे, तो वो मेरे पास आते हैं, तो उनके लिए मैं आगे होता हूँ। फिर कोई प्रोडक्शन वाला फौत हो जाए, कोई ड्रेस मास्टर फौत हो, कोई भी हो, तो कोई जाए ना जाए, मैं उन तक ज़रूर जाता हूँ। मैं अपने तमाम प्रोडक्शन वाले जितने भी इस दुनिया से गए हैं, मैंने कोशिश की उनके जनाज़ों में भी शिरकत करूँ, मैंने वहाँ भी गए हैं। मेरा स्टूडियो ऑनर फौत हुआ है, तो मैंने उसके भी जनाजे में शिरकत की है। मेरा कोई भी प्रोड्यूसर फौत हुआ है, मैंने उसके भी जनाजे में शिरकत की है। वो आर्टिस्ट भी, जैसे अभी मैडम फरदौस जो उनसे फौत हुई थी, तो मैं वहाँ भी पहुँचा हुआ था, हालांकि मैंने मैडम के साथ काम नहीं किया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता आपने काम, मैंने लाइक अख्तर साहब के साथ काम नहीं किया, मैंने सुना कि वो फौत हो गए हैं, तो मैं उनके भी जनाजे में शिरकत की। मैंने अच्छा शुक्र वाला साहब जो चौधरी असलम साहब थे, चौधरी कामरान साहब के मामू, और मैंने उनके भी जनाजे में मैंने गया, मैंने उनके साथ काम नहीं किया। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने हैदर चौधरी साहब के साथ काम नहीं किया तो आप, अगर वो चले गए दुनिया से, तो आप उनके जनाजे को कंधा भी ना दें। तो मैंने ऐसे काम किए, लोग मुझे अच्छी नज़र से देखते हैं, लोगों का कोई भी प्रॉब्लम होता है इंडस्ट्री के लोगों का, तो वो मुझसे रब्ता करते हैं, और मैं समझे इंडस्ट्री में मैं 11 22 की पोजीशन पे होता हूँ। जिस वक्त भी मुझे कोई फ़ोन आ जाए, फलां बंदा फौत हो गया, कितने बजे जनाजा, खा मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं अपने डायरेक्टर से इजाज़त लेता हूँ और मैं उनके जनाजे में शिरकत करता हूँ। वो बिन बुलाए होता है, और जो मुझे खुशी में बुलाता है, मेरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर मुझे अपनी खुशियों में बुलाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। वो मेरे बेटी की शादी हुई, मेरे 2 बेटों की शादी में हुई, सारी इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया है। इसी तरह वो मुझे बुलाते हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ। जिस तरह वो मेरे साथ लेना देना करके जाते हैं, उसी तरह मैं उनके साथ लेना देना करता हूँ। तो ये एक सिलसिला रहा है। लेकिन अब ये जो फिल्म फेडरेशन का मुझे जब चेयरमैन बनाया गया है, तो इसके साथ ही कोरोना आ गया, और फिर मुझ पे एक एलिगेशन आया था कि आप जूनियर हैं, बड़े बड़े सीनियर, आप इनको चेयरमैन मान लें, उनको मान लें। मैंने कहा यार, काम तो कोई करता नहीं, ना तो कोई जा सकता है, भाग दौड़ का काम है, तो इसलिए मुझे जो है हर जगह खुद जाना होता है। तो जब सारे काम मैंने ही करने हैं, तो फिर चेयरमैन मैं क्यों ना बनूं। तो अखीर थोड़ी सी बहस वैसे के बाद अखीर सारों ने कहा कि जी ठीक है, आप चेयरमैन बने, लेकिन एक बंदा अपने से ज्यादा फेस वैल्यू का हमारे सामने लाएं, कि जो कहीं हम गवर्नमेंट से जाके मिलें तो आपसे भी ज्यादा उसकी फेस वैल्यू हो। तो फिर मैंने उसका इंतखाब जो है, वो शाहिद साहब, जो हमारे शाहिद हमीद साहब हैं, वो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह लिविंग लेजेंड है शाहिद हमीद साहब, तो मैंने उनको सदर बनाया। तो अब ये है कि कोरोना रहा, इंडस्ट्री में बिल्कुल काम बंद हो गए, शाज़ो नादर हमने काम किया। तो अभी हमने प्रोग्राम ही बनाए हैं। हमने पहले कोशिश किया था कि इसको हम गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड कराएं, जैसे प्रोड्यूसर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, लेकिन वो हमने बड़ी ट्राइयाँ मारी हैं, उसमें हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, पहला बात। उसके अलावा ये है, जो इंडस्ट्री के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं या यही खुशियाँ गमी हैं, उसमें मैं पेश होता हूँ। और अभी पिछली रमज़ान में जब मैंने देखा कि मैं चेयरमैन बना हूँ, मैंने अपने वर्कर्स के लिए कुछ नहीं कर सका, तो मैंने अपनी जेब से राशन जो है, वो अपने जो थे बंदे, मैं समझता था कि ये बंदे इस काबिल हैं, इनकी मदद की जाए, तो मैंने अपनी जेब से की। फिर शाहिद साहब को पता लगा, उन्होंने भी मुझे पैसे भिजवाए, वो भी राशन आया, वो भी हमने तकसीम किया। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये कोरोना जो है ये ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम अभी चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे इस वक्त है, कभी कुछ, ये 3.5 साल से गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन उसके बारे में वो हमें मुस्तकिल नहीं है कि उसको इत्मीनान हो। वो इत्मीनान हो तो हम उसके साथ जाके सिटिंग करें, हम सेक्रेटरीकल्चर से मिलें, हम अपना कल्चर मिनिस्टर से मिलें, अपने मुतालबात उनके सामने रखें कि सर आप हमारे लिए ये करें। लेकिन जो वो थोड़ा बहुत फंड्स हैं, वो 5-5 हज़ार रुपया मंथली होता है, वो 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद वो इकट्ठी रकम जो कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 15,000 दे देते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसके अलावा हमने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उसके साथ मैंने ये ज़रूर किया है कि मैंने अपने तमाम जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, मेंबर हैं, आज तक मैंने उनसे एक टेडी पैसे का फंड नहीं लिया, इसलिए कि मैं चेयरमैन बनाऊं उनकी मदद करने के लिए, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए, ना कि उनसे चंदा लेकर खाना पीना चाहे, ये मैंने नहीं किया। आप पूरी इंडस्ट्री में एक बंदा भी सामने ले आए तो मैं कसूरवार होऊंगा, मैंने ये ज़रूर किया है। जब भी मेरे साथियों ने कहा कि जी आप उनसे फंड्स लें, आप ये करें, मैंने कहा जी मैं फंड्स नहीं लूँगा।
اور کارڈ میں ابھی اس لیے نہیں بناؤں گا تو کام ہو نہیں رہے. ہمارے جتنے چھوٹے آرٹسٹ ہیں, ورکر ہیں, کسی نے ریڑھی لگا دی, کوئی سفیدی کر رہا ہے, کوئی دکان پہ بیٹھ گیا, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو میں ان کو اپنا کارڈ دوں گا تو یہ فخر سے وہاں کہیں گے جی میں ایکٹر ہے, میرا کارڈ ہے. تو میں نے کہا یہ ہماری انسلٹ ہے, کیونکہ اس فیڈریشن میں حسن عسکری صاحب بھی میرے ممبر ہیں, الطاف صاحب بھی میرے ممبر ہیں, اور الطاف صاحب تو میرے سینئر وائس چیئرمین ہیں, نشو بیگم میری وائس چیئرمین ہیں, پرویز کلیم صاحب میرے جنرل سیکرٹری. تو میں نے کہا یہ بہت بڑی انسلٹ ہوگی کہ وہی کارڈ پرویز کلیم صاحب کے پاس ہوگا, وہی کارڈ الطاف صاحب کے پاس ہوگا, اور وہی کارڈ ایک عام آدمی کسی دکان پہ بیٹھا ہوا یا سفیدی کر گئے جی دیکھو جی میں بھی ایکٹر ہے, میرے کو ایکٹر والا کارڈ. تو میں نے ابھی اس لیے کارڈ بھی جاری نہیں کیا کہ جب تک صحیح کام انڈسٹری میں شروع ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے کیا کر سکتی ہے, کیونکہ یہ تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, اور آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں کہ حکومت کرے تو یہ انڈسٹری بحال ہو جائے؟ سر دیکھیں, یہ ایشو تو ہم سے پہلے بھی جتنے لیڈران تھے سیاسی اس پلیٹ فارم سے جنہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے, لیکن کسی کو بھی کوئی کامیابی نہیں ملی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ ملتی نظر نہیں آ رہی. لیکن کوئی کام کرنا ہو تو کر دیں. 3.5 سال اس گورنمنٹ کو ہو گئے, ہم نے ہر جگہ کہا خدا کے لیے پرائم منسٹر صاحب, خدا کے لیے سی ایم پنجاب صاحب, ہماری یہ جو فلم انڈسٹری ہے اس کو آپ انڈسٹری کا درجہ دے دیں, لیکن آج تک کوئی اس طرف نہیں آیا. لیکن کسی وقت ایک دم ہوتا ہے کہ جی ہم پچھلے سال یہ بات ہوئی تھی انڈسٹری کے لیے یہ کر رہے ہیں. ابھی جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کا آیا تھا کہ ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ بھی سامنے نہیں آیا. تو مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ اتنی آواز اٹھائی گئی ہے, اتنے بڑے بڑے ہم منسٹر لائے ہیں, یا ماضی کے جو انفارمیشن منسٹر تھے وہ آئے ہیں, ہیلتھ منسٹر تھے وہ آئے, بہت سارے سینٹرل منسٹر ہم پاکستان فلم انڈسٹری میں لائے ہیں, ان کے سامنے اپنے مسئلے مسائل رکھے ہیں. اور ایک دفعہ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت کے جو انفارمیشن منسٹر تھے شیخ رشید صاحب, تو انہوں نے تو یہاں کھڑے ہو کے باری اسٹوڈیو کے گراؤنڈ میں جہاں ہم نے وہ سارا ارینج کیا ہوا تھا, تو انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو باقاعدہ یہ کہا تھا کہ جی ہم آپ انڈسٹری کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن پھر اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا, اس لیے انڈسٹری کو درجہ انڈسٹری کا نہیں ملا. اچھی خان صاحب ذرا یہ بھی بتائیے, چونکہ آپ ولن ہیں اور ولن کے رول بڑے مشکل ہوتا ہے, ٹف ہوتا ہے ہیرو سے, کیونکہ اس کا سافٹ رول ہوتا ہے, اور یہ جو ہے ولن بڑا ٹف جاب ہے. تو اس میں جیسے چیمہ صاحب آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ بڑا مشکلات میں ہوتے ہیں, اور جمپ لگا دیا, زہر پی لیا, کچھ ہو گیا, گر گئے, پانی میں ڈوب گئے, اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں بڑے مشکلات والے. تو ولن کو ایک بڑے انتہائی حساس کام ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا؟ دیکھیں واقعات تو آتے ہیں, چوٹیں لگتی ہیں. میں ایک فلم کر رہا تھا ناراض, جاوید فاضل صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, میر یعقوب صاحب اس کے پروڈیوسر تھے, اور سیٹ پہ ندیم صاحب تھے, ندیم بیگ صاحب, اور میں. ایک ایکشن ہو رہا تھا, وہ اسٹیشن پہ ایک بورڈ والا چوک ہے, وہاں ایک انتاز ہاسپٹل ہے, وہاں شوٹ ہو رہا تھا. تو شوٹ یہ تھا کہ مجھے افضال صاحب مین ولن ہے اس فلم کے, میں ان کا سبارڈینیٹ تھا, وہ مجھے بھیجتے ہیں. ندیم صاحب ڈاکٹر کا رول کر رہے تھے کہ ڈاکٹر کو کہہ دو کہ یہ اس بندے کو ٹیکہ لگا دے زہر کا, نہیں تو ڈاکٹر کو اڑا دو. تو میں وہاں جاتا ہوں, ڈاکٹر سے سین ہوتا ہے ندیم صاحب کے ساتھ, اس کے بعد ایکشن تھا. وہ جو جگہ تھی وہ تھا وہ ڈیڈ باڈی روم تھا, وہاں لاشیں ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی تھی, اور اوپر پکھا چل رہا تھا, اور نیچے برف کے بلاک تھے, سارے برف کے بلاک تھے. تو وہاں ایکشن میں ایک ٹائم پہ جب ایکشن چل رہا تھا تو ندیم صاحب نے مجھے جب بلو مارا ہے تو میں ہوا میں اڑا ہوں, اور میں نے جب لینڈ کیا ہے تو یہ اس طرح, تو یہ میں نے جا کے لینڈ کیا تو یہ وہ شاٹ اچھا ہو گیا, اوکے ہو گیا, تاڑیاں بج گئی, ساری تاڑیاں بج گئی. تو فقار بخاری صاحب اس کے کیمرہ مین تھے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب ایک اور. تو مجھے غصہ آ گیا, کیونکہ بعض شاٹ جو ہوتے ہیں اس میں بڑا زور لگتا ہے, اس میں ساری کنسنٹریشن جو ہے ہم اس میں کرتے ہیں, اور پھر وہ ہم یہی ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد میں شاٹ نہیں دینا. تو مجھے غصہ آ گیا, وہ میں نے شاٹ دیا, اور فائٹ انسٹرکٹر تھے اس وقت کے مجی شاہ صاحب, وہ بڑے فائٹ انسٹرکٹر, انہوں نے کہا چلو کوئی گل نہیں پتر شاٹ دو. اب جب وہ میں نے شاٹ دیا, غصے میں تھا, تو میں نے دوبارہ زور سے شاٹ دیا, انہوں نے بلو مارا, میں اڑا. جب میں نے لینڈ کیا تو میں نے یہ بلاک کو میرا ہاتھ لگا ہے اوپر والے کو, وہ اسکڈ کر گیا, آگے چلا گیا. جو اس سے نچلا بلاک تھا وہ میری چن کو لگا, تو یہ مجھے 2 ٹانکے اندر اور 6 ٹانکے باہر لگے. تو مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمت طاقت دی تھی. تو ندیم صاحب پیلے زرد ہو گئے, لیکن میں نے ایسے رکھا ہے ہاتھ,
اور میں نیچے گیا کیونکہ شوٹنگ میں ہاسپٹل میں ہی کر رہا تھا. تو میں نیچے گیا اور میں نے جا کے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا اور میں نے کہا سر یہ اسٹچ کر دیں. کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا جی اوپر. کہتے ہیں کیا سین تھا؟ میں نے کہا جی میں ڈاکٹر کو اغوا کر کے لایا ہوں, اس کو کہہ رہا ہوں مریض کو ٹیکا لگا دے نہیں تو میں تجھے مار دوں گا. تو میں نے کہا وہ ایکشن چل رہا تھا. کہہ رہے اسی ڈاکٹر سے جا کے یہ لگوا. میں نے کہا پلیز. انہوں نے مجھے اسٹچ کیا. میں نے کہا سر میں آرٹسٹ ہوں, ذرا تھوڑا سا اس کو بنا. اس نے کہا کوئی نہیں. 2 انہوں نے اسٹچ اس وقت اندر کیے اور 6 انہوں نے باہر کیے اور وہ بینڈیج کرنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ روک دیا. میں نے کہا نہیں سر میرے پروڈیوسر کا نقصان نہ ہو, اور میں نے بینڈیج نہیں کرایا. میں نے کہا میں آ کے کراؤں گا. میں اوپر گیا اور میں نے ندیم صاحب کے ساتھ اپنا جتنا باقی کا سین تھا ایکشن تھا وہ پورا کرایا اور میں نے پھر بیک اپ ہوئے. پروڈیوسر نے مجھے 5,000 روپے انعام دیا میر صاحب نے, اور میں نے پھر نیچے جا کے. تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں, گھوڑوں سے گرنا, کیونکہ یہ ہمارا معمول ہے ہر, کیونکہ جو بندہ گھوڑے پہ بیٹھے گا وہی گرے گا نا, جو زمین پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ تو نہیں گر سکتا. تو ایسے مسئلے مسائل ایکشن میں چیزوں کا لگ جانا, یہ دیکھیں میرا نشان ہے. یہ شان صاحب اور میں فلم میں پنجابی میں ہتھ کڑی بیچ میں اور اس پہ زور لگا رہے ہیں یہ چھوڑا ہے, تو وہ ہتھ کڑی جو وہ لٹک رہی ہوتی ہے وہ میرے وہ لگی آپ. ابھی ایسا ہوا ابھی پچھلے دنوں میں یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں شوٹنگ کر رہا تھا مسعود بٹ صاحب کی پیشی گجراں دی. تو وہ نیا ویلن ہے جو بار گجر, تو اس کو ہتھ کڑیاں تھی اس کے ہاتھ میں اور میں پولیس والا ہوں, میں ادھر کھڑا ہوں. میں اس سے پہلے ہی دور کھڑا ہو گیا جا کے. تو میرے ڈائریکٹر کہتا ہے خان صاحب کی ہو گیا تو نیڑے ہو گیا. میں کہ دیکھو لگ جائے گی کیونکہ یہ نیا آدمی ہے, اس کو نہیں خبر ہے کہ بھائی کتنا کنٹرول ہے. مجھے پتا ہو آپ میرے ساتھ ہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ ہاتھ یہاں تک جانا ہے, تو میں نے اس کو تھوڑا سا کرسی پیچھے کر لوں گا اپنا اس حساب سے. ہم جب بلو مارتے تھے رائس صاحب یہ تو ہم ناک تک یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں سے گزارنا ہے کہ لگے نا. الحمدللہ میں 40 سال میں ہم سے نہیں کسی کو لگا. تو کہنے کا مقصد ہے اس نے وہی کیا. وہ جب ہوا تو اس نے وہ اپنے طرف سے چھنڈی نا پنجابی کے وہیں کر کے ہتھ کڑی چھنڈی ہے, تو میرے اتنی موٹی سنگل میرے یہاں لگا تو بس میرے طور پہ ہوں گے. ایسے حادثات ہوتے ہیں کرنے. لیکن جو میرا ساتھی آرٹسٹ ہے ماشاءاللہ ہمارا سپر سٹار ہے, میرا بڑا فیوریٹ ویلن ہے جس کا نام شفقت چیمہ ہے. اور کیونکہ ہم تو کام کر رہے تھے, وہ بیچارہ اس وقت اسٹوڈیو میں ادھر ادھر چکر کاٹتا تھا. تو وہ پھر 90s میں ہمارے ساتھ شروع ہوا. کالکا میں اس کو ایک اچھا پنچ مل گیا تھا ایکشن کا اپنا انجمن بیگم کے ساتھ, تو وہاں کیا. اور وہ پھر ایک فلم تھی تیزاب, اس میں مین ویلن تھا. تو اس میں ایک سین کے لیے اس کو بلایا تھا, لیکن جب وہ سیٹ پہ آیا تو میرے جو فادر کا رول کرنا تھا وہ نہ ادیب صاحب اویلیبل ہوئے نہ منور صاحب. تو میڈم نے, وہ جاوید حسن رائٹر تھا, اس کو پوچھا یہ لڑکا ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بول لینا, لڑ بھی لینا. انہوں نے کہا ہاں. تو پھر انہوں نے چیمے کو میرے ساتھ چلا دیا تیزاب میں, تو وہ پھر اس نے رول کیا تیزاب میں. تو وہ فلم بی کلاس گئی. اس کے بعد اس نے اتنا اچھا کام کیا تھا کہ ڈائریکٹر کی نظر میرے سے ہٹ کے مین ویلن کے لیے شفقت چیمے پہ پڑی. اس کے بعد زریلے شروع ہوئی. اس وقت نئی ریما اور مدیہ شاہ آئے تھے اور جاوید شیخ. تو وہ زریلے میں شفقت چیمہ جو ان سے ہے وہ مین ویلن ہو گیا. اس کو بعد پھر ہاتھی میرا ساتھی تھی, میڈم نے اس میں ہمایوں ویلن تھا, وہ تنگ کر رہا تھا ان دنوں میں کیونکہ وہ جان جمن صاحب کی اور باہر کی جو فلمیں پروڈکشن بن رہی تھی. مظہر انجم صاحب ایک رائٹر تھے, انہوں نے میڈم کو بتایا شمیم آرا کو کہ یہ لڑکا جو ان سے بڑا اچھا کام کرتا ہے. وہ باجی باجی کہتا ہوا چیمہ ہاتھی میرے ساتھی کا ویلن بن گیا. اللہ نے اس کی وہ فلم ہٹ کر دی. تو ایک اور فلم شروع ہوگی بیٹا, جب وہ بھی ہٹ ہو گئی تو ایک اور فلم ہٹ ہو گئی منڈا بگڑا جائے. تو چیمہ الحمدللہ وہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا وہ ہمارے سے آگے نکل گیا. ظاہر ہے اس نے کام کیا, محنت کی, لیکن وہ بڑا ڈینجرس اور رسکی قسم کا ویلن ہے. سن اپنا 1994 میں عمر شریف صاحب پہلے 2 فلمیں بنا چکے تھے, مسٹر 420 اور مسٹر چارلی. تو انہوں نے ایک فلم شروع کی اپنا مس فتنہ. تو کیونکہ جب وہ لاہور آ گئے تو انہوں نے دیکھا ہر سیٹ پہ میں جہاں جاتا ہوں اچھی خان ویلن ہے, شفقت چیمہ ویلن ہے. تو اس نے مجھے کہا خان میں تمہیں ویلن لینا چاہتا ہوں. میں کہا جی بسم اللہ. تو انہوں نے مجھے مس فتنہ میں ویلن لیا. مجھے انہوں نے وہ ٹیکساس کا گنڈا بنایا, امریکن فیلٹ میں نے منگوائی اور ماڈ ویلن تھا. چیمے کو انہوں نے ایک لنڈے والا کوٹ پہن لیا اور ایک بڑا سارا سانپ اس نے گلے میں ڈالا اور پھر اس نے اس سانپ کو منہ میں بھی ڈال لیا. تو وہ بس اتنا ڈینجرس ہے اور وہ رسک لینے میں کمال ہے. اور جو فلم میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے اپنا تیزاب میں, اس نے جب میں اینڈ میں میری ڈیتھ ہوئی ہے ویلن کی, میں مین ویلن تھا, تو اس نے دیکھا کہ خان صاحب کو کلیپ ہوئی ہے.
اس نے کیا کیا, اس نے جا کے فائٹر انسٹرکٹر کو کیا کہ جی ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई. उसने अब पहली फिल्म में अपने आप को आग लगा ली. जब उसने अपने आप को आग लगा ली भाई वो हमसे भी आगे निकल गया. मैडम ने अगली फिल्म में उसको मेन विलन ले लिया और फिर मैंने वो फिल्म नहीं की. मैं मैडम से नाराज़ हो गया तो मुझे उन्होंने दिया वर्दी वाला रोल. रीमा का एक मुझ पे मुजरा भी था, डांस भी था, लेकिन मैंने छोड़ दिया. फिर वो हसन मुराद ने वो रोल किया और मैंने नहीं किया. उसके बाद फिर शुरू हुई बेताब. कविता और असद आया था, उसमें असद मलिक हीरो आया. तो फिर मैडम ने मुझे कहा कि क्यों तू नाराज़ है, तूने क्यों नहीं काम किया, मैं तेरे बगैर फिल्म नहीं बनाती. तो मैंने कहा आपा आपने उसको मेन विलन था, आपने उसको मेन विलन लिया तो मैंने क्या रोल करना था. कह रही है नहीं कोई नहीं, आप तुम दोनों विलन एक जैसे विलन. फिर आपा ने पैरल विलन मुझे और चीमे को रखा उसमें. तो फिर हम इसी तरह आपा की टीम में, फिर आपको पता है मैंने बहुत काम किया है, वो 50 फिल्म मैंने आपा के साथ की थी. तो ऐसे सिलसिले इंडस्ट्री है और मैं कभी इशू नहीं बनाता. मुझे किसी ने एक सीन के लिए भी बुलाया ना, उसने मुझे सुनाया, मुझे समझ आई है तो मैंने उसका एक सीन कर दिया. तो जाहिर है हम तो रैंकर है, हम तो सिपाही से आज जो कुछ भी है, थानेदार समझ लें, डीएसपी समझ लें, एसपी समझ लें. आज ये है कि हमारे वो तमाम सीनियर्स विलन, ना आज इलियास कश्मीरी साहब हैं, ना सावंत साहब हैं, ना अदीब साहब हैं, फिर अफजाल साहब पैरालाइज, फिर हमायूं कुरैशी साहब पैरालाइज, तारिक शाह साहब भी नहीं है, साहिर शाह साहब और हमारे इल्ताफ खान साहब, जितने मेरे सीनियर्स विलन थे जिनका मैं भाई बनता था, किसी का बेटा बनता था, किसी का मैं सबॉर्डिनेट बनाऊं, तो आज वो दुनिया में नहीं है. तो मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं. लेकिन ये हुआ है कि आज वो दुनिया में नहीं है तो उनकी जगह मैं मेन विलन बन गया हूँ. शफकत चीमा साहब मेन विलन है. चीमा साहब का भी एक शौक था कि जी खान साहब मेरे प्यो बनन ते मैं इन्हां दा पुत्तर बना. तो एक पंजाबी फिल्म है, आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्द. उस फिल्म का नाम है जग्गा जगदा. तो मैं शफकत चीमे का बाप बना हूँ और शफकत चीमा मेरा बेटा बना. तो इंशाल्लाह आप उसका क्लिप भी देखेंगे, हम बाप बेटे को परफॉर्म करते हुए. तो ऐसा ये सारा सिलसिला है. लेकिन आज मैं हूँ, आज मुझे वही ख्याल आता है, आज मेरे इर्द गिर्द 2 बेटे मेरे इधर खड़े होते हैं, 2 इधर खड़े होते हैं, तो मैं 4 बेटों का बाप बन के बाल सफ़ेद करके तो मैं लीड कर रहा होता हूँ. ये किसी ज़माने में इलियास कश्मीरी साहब करते थे, सावंत साहब करते थे, अदीब साहब करते थे. वक्त है, चल रहा है सिलसिला जब तक है. लेकिन मैं इंडस्ट्री का बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इंडस्ट्री मुझे साथ लेकर चल रही है और मैं चल. और मेरा विलन करने का मकसद भी यही था. जिन लोगों ने हीरो किया, मैं जब नया आया तो एक फिल्म बन रही थी 3 बादशाह, उसमें फदा मलिक भी एक हीरो था, लेकिन वो 2-3 फिल्मों के बाद फिर नहीं रहा हीरो, किसी ने नहीं लिया. उस ज़माने में उस्मान पीरज़ादा साहब भी हीरो आए, राहत काज़मी साहब भी हीरो आए, सब आए, लेकिन टिका कोई भी नहीं. टिका कोई भी नहीं. बेशुमार हीरो आए, हम देखते रहे, ऐ जी नया हीरो, वो जी नया हीरो. कुछ अल्लाह को प्यारे हो, जैसे इस्माइल शाह साहब बड़े अच्छे थे, हिट हुए, हीरो आए, लेकिन बड़ा शॉर्ट पीरियड है उनका. उन्हें हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई, उनकी हीरोशिप खत्म हो गई. इस तरह बहुत सारे आए. वो बाबर नया लड़का आया मेरे साथ, भीगे बदन के बाद बारूद में एक लुबना खटक और बाबर इंट्रोड्यूस हुआ. तो फिर चंद एक फिल्मों के बाद वो भी विलन बन के सामने, वडेरा में वो विलन बन के सामने आया. मैं समझता हूँ कि स्क्रीन पे बनिस्बत हीरो के विलन की लाइफ ज़्यादा है. तो उसकी मिसाल मैं अपनी दे सकता हूँ कि मैं कब से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो उनसे अवाम कभी नहीं कुछ कहती, अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि मैंने अवाम को इतने करदार करके दिखा दिए कि लोग हमें देख के, बड़े बड़े पहलवान भी हमें देख के जियो बब्बर शेरा, तो हमें लोग इस तरह इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं. और जब तक प्यार करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उनकी खिदमत करते रहेंगे. जी अच्छी खान साहब, आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, और उसमें आपके लाजवाल किरदार भी रहे होंगे और लोगों ने बेहद पसंद भी किया होगा. इस दौरान कोई ऐसा वाकया या ऐसा कुछ सीन, मुकालमा जो आपको अब तक याद रहा हो, जो हमारे नाज़रीन भी पसंद करें, आप उनकी फरमाइश पर अगर कुछ अदा कर दें तो मेहरबानी. हाँ ज़रूर. ये 1990 में मैंने शान साहब के सामने फर्स्ट टाइम विलन किया था. ये फिल्म निगाहें हैं. बशीर नियाज साहब इसके राइटर थे और हसनैन साहब इसके डायरेक्टर थे. आज वो दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे. वो डायलॉग मुझे आज तक याद है. आबिद अली साहब के सामने ये डायलॉग मैंने बोला था कि ज़मीन ने आसमान वल अख चुकी है, एक नीच ने शमशेर खान दे कद तो उची गल कीती है, और मैनू कसम अपने प्यो दादा दे ना दी, जिस निगाहें ते जमान खान नू बड़ा मान है, मैं उस निगाहें नू ओदियां अखां विचों कढ लांगा.
تو یہ ڈائلاگ تھا، اور یہ میری فلم بھی جو ہے سپر ڈپر ہٹ فلم ہوئی تھی. اور پھر میں نے شان صاحب جب تک کام کرتے رہے تو میں نے ان کے سامنے ویلن کیا، اور آج کیونکہ رائی صاحب کے سامنے بھی میں نے بہت ویلن کیا، اور آج میں رائی صاحب کے بیٹے کے سامنے ویلن کر رہا ہوں، جس کی میں نے کل بھی شوٹ کی ہے. تو وہ ہمارے فلم ہے اپنا اشتہاری ڈوگر، اور جو میرے سامنے ہیرو ہیں جو اشتہاری ڈوگر کا رول کر رہے ہیں وہ حیدر سلطان صاحب ہیں، اور یہ جو ڈائلاگ لکھا ہے یہ محمد کمال پاشا صاحب ہمارے بڑے رائٹر ہیں. تو ان کا ڈائلاگ ہے ارشاد. ہاں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا، او اشتہاری ڈوگرا ہتھیار سٹ دے، نہیں تے گولیاں دا چھرا بنا کے تیری ماں نو قربانی دے جانور وانگوں ذبح کر دیاں گا. تو یہ بہت شکریہ ڈائلاگ ہے. صاحب، بہت شکریہ. جی ہاں، اس آپ فلم ہمارے کا اسٹوڈیو یہ میں لیٹسٹ میری فلم آ رہی ہے. جی تو جی اس کا بہت ڈائلاگ. شکریہ آپ کی یہاں آمد کا. ہم اپنے ادارے کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا بےحد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا اور میری آڈینس کا، میرے چاہنے والوں کا، مجھے پیار کرنے والوں کا، آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.